वेलकम फ्रॉम बिहाफ ऑफ टीएनटी केमिस्ट्री बोर्ड। आज हम लोग केमिस्ट्री 11 का शुरुआत करने जा रहे हैं और 11 में जो फर्स्ट चैप्टर है उस पर आज डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो अपना समय बिना बर्बाद करते हुए हम लोग आइए देखते हैं केमिस्ट्री 11 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेट अस सी some basic concepts of chemistry। तो पहले इसमें ये जान लें कि केमिस्ट्री है क्या। आइए देखते हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री डील्स विथ केमिस्ट्री क्या क्या बताता है। देखें, कॉम्पोजिशन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री डील करता है क्या चीज? कॉम्पोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। तब दिमाग में बात आई कि किसका कॉम्पोजिशन, किसका स्ट्रक्चर एंड किसकी प्रॉपर्टीज। तो उसका आंसर है ऑफ मैटर का कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को डील करता है केमिस्ट्री। लेकिन हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, मैटर बना होता है किससे? टीनी पार्टिकल से। छोटे छोटे पार्टिकल से। दैट इज बेसिक कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। बेसिक कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स जिनको हम कहते हैं, इसको नीचे लिखें, बेसिक कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। केमिस्ट्री डील करता है कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। किसका? मैटर का। मैटर के कॉम्पोजिशन का मतलब कि कोई चीज किन चीजों से बनी हुई होती है। ठीक है। जैसे सपोज करें हमारा है यहां पर वाटर, तो वाटर किन चीजों से बना होता है? ये हुआ वाटर। यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ होता है। ठीक है। तो इसका कंपोजिंग मटेरियल हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर का मतलब कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इट गिव्स द स्ट्रक्चर। एंड प्रॉपर्टीज का मतलब कि जिस तरह से इनका स्ट्रक्चर है उसके आधार पर इनका बिहेवियर क्या रहेगा, इसका इंटरैक्शन क्या होगा दूसरों के साथ, वो हुआ उसका प्रॉपर्टीज। तो उसके बारे में जानकारी देता है केमिस्ट्री। तो इन दोनों से अगर आप कॉन्क्लूजन निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों से अगर कॉन्क्लूजन निकालें तो हम लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस of atoms and molecules।
दैट इज यही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारे कंस्टिट्यूएंट टीनी पार्टिकल्स हैं, दैट इज कंस्टिट्यूएंट टीनी और टाइनी, आप जो बोलो, कंस्टिट्यूएंट टीनी पार्टिकल्स। बात समझे? अब ये टीनी पार्टिकल्स मैटर के कॉम्पोजिशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को कैसे कंपोज करते हैं, कैसे प्रभावित होता है उनका स्ट्रक्चर, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये मालूम हो गया कि केमिस्ट्री और एटम्स मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में कोरिलेटेड हैं। तो इसके बाद हम आते हैं एक फ्लो शीट देखते हैं कि मैटर क्या होता है, कितने टाइप से उसको क्लासिफाई करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। आइए देखते हैं इस फ्लो शीट में। अभी हम लोगों ने देखा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्टडी है मेरा केमिस्ट्री। ठीक है, और केमिस्ट्री आइडिया देता है कॉम्पोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में सब्सटेंस का, मैटर का। तो मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर? यहां देखिए, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, कोई चीज जो आप देखते हो जिसमें कुछ मास हो, स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जिसको आपने 9th में पढ़ा है, उसको मैटर कहते हैं। मैटर को मेनली हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। ठीक है, यहां देखिए, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, मैटर को 3 टाइप्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, which is the 3 states of substance, 3 states of matter। इसको हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखिए, हमने यहां दिखाया है, सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस को अगर ठंडा करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड व्हेन लिक्विड इज अलाउड टू बी कूल्ड, it will directly converted into its solid state. Am I clear to you so far? I think. अब देखें, इन तीनों को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इनका जो निश्चित एक पहचान होता है, उसके आधार पर आप पहचान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको जो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, वो कैरेक्टराइज्ड बाय इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इन तीनों के बीच जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, उसके आधार पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, इसके आधार पर पहचान सकते हैं। कहने का मतलब ये कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का वैल्यू सबसे अधिक होता है, देखिए, जबकि लिक्विड में इससे कम और गैस से अधिक होता है, इंटरमीडिएट रेंज का होता है, और गैस में नेग्लिजिबल होता है। इसको अभी हम लोग थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे, आप घबराओ मत। ठीक है, ये इंटरकन्वर्टेबल है। ये यहां तक बात क्लियर हुई। अब आए हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ composition, structure and characteristics properties of matter। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के आधार पर हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को मुख्य रूप से हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस,
The first one is pure substance and second one is mixture. प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में इसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वैसे होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है, जिनका जो स्ट्रक्चर जिनसे वो बने हैं उसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है। जैसे हम देखें O2, O2 तो कहीं का आप O2 ले लो, उसमें दो ही ऑक्सीजन मिलके O2 का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद देखें H2O, H2O चाहे इंडिया का हो या अमेरिका का, उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही मास इज टू मास के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। तो यहां देखिए सब्सटेंसेस विथ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड कैन ओनली बी सेपरेटेड केमिकली। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे H2O के केस में आप देखें, H2O के केस में हम देखें, H2O बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर आप कहो कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग कर दें, it is clear that H2O is formed by combination of two hydrogen and one oxygen atom। तो आप कह सकते हो कि इसको आप अलग कर दो, तो ये संभव नहीं है कि कोई फिजिकल मेथड से हम इसको अलग कर दें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दें। तो यहां पर देखें, ये केमिकल मेथड से ही प्योर सब्सटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं, जो बनाने वाले अवयव हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको अलग किया जा सकता है। ठीक है। जबकि मिक्सचर कोई भी दो सब्सटेंस हो, किसी रेशियो में आप मिला दो। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो, शरबत बनाते हो, तो एक गिलास पानी में आप एक चम्मच भी चीनी मिलाते हो, वो भी शरबत कहलाएगा। और एक गिलास पानी में अगर 4 चम्मच चीनी भी मिलाते हैं, वो भी शरबत कहलाएगा। तो इसमें देखें कि पानी और चीनी का जो रेशियो है वो वेरिएबल है। तो यहां देखें, 2 और मोर सब्सटेंसेस इन वेरिएबल कॉम्पोजिशन एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। आपने जो पानी चीनी मिलाया है, तो आसानी से उसको अगर हीट कर देंगे तो पानी वोलाटाइल होने के कारण अलग हो जाएगा और चीनी फाइनली आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब मिक्सचर को देखें, मिक्सचर दो तरह के होते हैं। The first one is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture। इसके बारे में बहुत अधिक बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने 9th में बढ़िया से इसको पढ़ा है। एनीवे, चूंकि स्टार्टिंग लेक्चर है इसलिए आप इसको देख लें। होमोजेनियस कहने का मतलब हुआ कि हम दो सब्सटेंस को ऐसे मिक्स करें कि वो कॉम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्सेबल, ऐसा वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए कि दोनों अपना पहचान खो दें। कहने का मतलब कि आपने सॉलिड शुगर को मिलाया और पानी में मिलाया, कुछ देर के बाद उसको उसको मिलाने के बाद, अच्छी तरह मिलाने के बाद आप देखेंगे कि उसमें चीनी का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। एक क्लियर इन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला, ऊपर से नीचे एक ही तरह के संरचना वाला घोल बन रहा है। इट इज कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन। इसमें देखिए, कंपोनेंट्स म्यूचुअली मिक्स्ड कॉम्प्लीटली। जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे चीनी और पानी की बात हमने कही, वो आपस में पूर्णतः मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के कारण वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में एक ही कॉम्पोजिशन दिखाई देता है। ठीक है। और उसमें कहीं आपको ये नहीं मालूम होता है कि कहां चीनी है और कहां पानी है। दैट इज हैविंग नो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री बिटवीन टू कंपोनेंट्स। ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब हेट्रोजीनियस जस्ट इसके अपोजिट। यहां भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स
दोनों कंपोनेंट्स यूनिफॉर्म नहीं होते हैं थ्रू आउट सॉल्यूशन। जैसे बहुत प्रैक्टिकल देखने के लिए आप बालू और पानी को ले लो, तो इसमें आपको क्लियर ऑब्जर्व हो जाएगा, नेकेड आई से ऑब्जर्व हो जाएगा कि बालू अलग स्टेट में है और पानी अलग स्टेट में है। तो जब दो अलग अलग स्टेट विजिबल हो तो वो हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आए हम लोग प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में हम स्टडी कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात कि चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, वो होमोजेनियस नेचर के होते हैं। अर्थात एलिमेंट में भी उनके कंपोनेंट्स को आप अलग अलग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, जबकि कंपाउंड में भी आप उनके अवयव को अलग अलग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अभी हमने उदाहरण दिया था H2O का, तो H2O में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग देख सकते हो? नेवर। इसलिए कंपाउंड से क्या हुआ? H2O एक कंपाउंड हुआ, बट प्रैक्टिकली इट इज होमोजेनियस इन नेचर। अब देखें एलिमेंट्स क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपल फॉर्म को, प्योर सब्सटेंस के सबसे सिंपल फॉर्म को हम एलिमेंट्स कहते हैं, जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। दैट मीन्स एक ही तरह के एटम, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देख लो N2। N2 क्या है? N2 गैस है। तो N2 गैस से आप जब भी N2 गैस को तोड़ोगे तो नाइट्रोजन एटम ही आपको मिलेंगे। इस एलिमेंट्स को हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, दैट इज मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स को उसके कैरेक्टर से, उसके गुण से आप इजीली पहचान सकते हो, और नॉन मेटल को भी, ये आप 9-10 में पढ़े हैं। मेटल को मारेंगे तो आवाज होगा, नहीं, नॉन मेटल टूट जाएगा। यहां थोड़ा मेटलॉइड के बारे में देख लें। मेटलॉइड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें जनरली मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। हम लोग आगे की क्लासेस में इनके बारे में प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अब आए कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स में दो या दो से अधिक एलिमेंट, देखिए यहां दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन 2 ठो, ऑक्सीजन 1 ठो। ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक निश्चित रेशियो में कंबाइन करते हैं। आइए इसको देखते हैं थोड़ा। देखिए H2 है, H2 प्लस O, हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 + 16। वेट के हिसाब से देखें तो सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? 1:8। इस रेशियो में मिलके ये H2O का फॉर्मेशन करेंगे, जो बिल्कुल होमोजेनियस नेचर का होगा। जो प्रॉपर्टीज होगा H2O का, जो प्रॉपर्टीज होगा वो इनके कंपोनेंट मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, इनका ये फिक्स्ड रेशियो भी होता है, ये कहलाते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड्स को नॉर्मली हम स्टडी करते हैं, कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? बहुत सिंपल चीज है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग, मेनली नॉन लिविंग सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक डोमिनेंट एलिमेंट होता है कार्बन, जो जनरली सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसी कोई बात नहीं होती है।
ठीक है, कार्बन कुछ कंपाउंड्स में रह सकता है, नो डाउट। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, देयर आर सो मेनी एक्सेप्शन, इस चीज को ख्याल में रखते हुए। ठीक है, तो यहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे NaOH, HNO3, CuSO4, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, इथेनॉल, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए। तो इसके बाद ये पूरी चीजें आप ध्यान से पढ़ो। इसके बाद हम लोग थोड़ा, चूंकि केमिस्ट्री में फर्दर स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ता है, तो बेटर होगा कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, मैटर के जो 3 स्टेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए एक और छोटा फ्लोशीट के मदद से हम लोग देखते हैं इसके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के क्या कॉम्पोजिशन है, कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पर प्रॉपर्टीज क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां देखें मैटर के बारे में, मैटर के जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो तीनों को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तीनों का स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस हमने दिया है। देखिए यहां पर, जिसको फिजिकल स्टेट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट और क्लासिफिकेशन आप देख लिए हैं। ये इंटर कन्वर्टिबल है, आप देख लिए हो। अब देखिए, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों बने होते हैं टीनी पार्टिकल से, दैट मींस एटम्स या मॉलिक्यूल से। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों बने होते हैं टीनी पार्टिकल से, दैट मींस एटम्स या मॉलिक्यूल से। तब तीनों में डिफरेंस क्यों आता है? तीनों में डिफरेंस आता है, एक नया वर्ड है, देखिए, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या है? देखिए यहां हम एक सॉलिड के स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच, ये सपोज करें एटम्स हैं, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, IPA, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है, और यहां पर जो स्पेस आप देख रहे हो, ये जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं, दैट ब्लैंक स्पेस इज इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस, देखिए इंटर पार्टिकल, ये अट्रैक्शन IPA एंड इंटर पार्टिकल स्पेस। जब दो एटम के
तो दो एटम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। और एटम्स के बीच में जो खाली स्थान देख रहे हैं उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, जिसको हम IPS से जगह की कमी के चलते रिप्रेजेंट किए हैं। तो इन्हीं दोनों के आधार पर जिनमें अट्रैक्शन अधिक होगा उनके अंदर खाली स्थान कम होगा, खाली स्थान कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, जिसके कारण देखिए इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सॉलिड के केस में अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि इनमें जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है अधिक होने के कारण इंटर पार्टिकल स्पेस खाली स्थान कम होता है, जिससे ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है। जबकि लिक्विड में ये गैस और सॉलिड के बीच वाली स्थिति में होती है और गैस के केस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन यहां नेग्लिजिबल होता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का वैल्यू मिनिमम और नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब देखें जब अट्रैक्शन अधिक होगा तो इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा, नेचुरल सी बात है। और इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में कम होगा और गैस के केस में मैक्सिमम होगा। यही कारण है कि गैस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं और लिक्विड के केस में ये इंटरमीडिएट रेंज के होते हैं। अब इससे देखिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा तो अधिक होने से क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल बहुत करीब आके क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे और वो भी ऑर्डरली फैशन में, मींस निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। जबकि ये निश्चित क्रम इन दोनों के केस में धीरे धीरे कम होती जाती है। नॉट क्लोजली पैक्ड इन ऑर्डरली फैशन, लिक्विड के केस में ये ऑर्डरली फैशन मेंटेन नहीं होता है। जबकि गैस के केस में रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इसमें चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक है तो सभी मॉलिक्यूल, सभी एटम, सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए होंगे तो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के केस में सबसे कम होगी। जबकि गैस के केस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सबसे अधिक होगा और लिक्विड इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनके भागने की क्षमता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सॉलिड के केस में कम होता है, जिसके कारण यही है ना कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं आपस में मजबूती से बंधे हुए होते हैं और इनका एक निश्चित आकार हो जाता है क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सॉलिड के केस में मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट गैस के लिए, जबकि लिक्विड के लिए इंटरमीडिएट रेंज का होता है। अब इन सभी प्रॉपर्टीज के, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इनके आधार पर, इन सभी क्वालिटीज के आधार पर जो सॉलिड का प्रॉपर्टीज निकल के आता है, सॉलिड रिजिड होते हैं जिसमें सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनिट होता है, सॉलिड का शेप डेफिनिट होता है, सॉलिड की कॉम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है और मिनिमम होती है। सॉलिड को आप दबा नहीं सकते हैं अधिक, ये तो आप पहले भी, अभी भी घर में भी देख सकते हैं। जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है, इनका वॉल्यूम डेफिनिट होता है लेकिन शेप डेफिनिट नहीं होता है। ये जिस कंटेनर में जाते हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं।
जबकि गैस के केस में तो कोई वॉल्यूम और शेप होने का सवाल ही नहीं है, बिकॉज गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। इसके कारण न तो उनका शेप डेफिनिट होता है ना वॉल्यूम डेफिनिट होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप ध्यान से देखो, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आगे जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे इन सभी चीजों का ज्ञान है बहुत इजी। आप 9-10 में भी पढ़े हैं, लेकिन बेसिक चीज है, याद रखेंगे, इसको बढ़िया से आप देख लेंगे। ठीक है, आइए इसके बाद चलते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में इस फ्लोशीट के बाद। आइए देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी के बारे में तो आप बहुत अच्छा से परिचित होंगे। व्हाट इज प्रॉपर्टी? हर सब्सटेंस की कुछ न कुछ अपना विशिष्ट विशेषता होता है, दैट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वी कैन राइट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज दो टाइप से स्टडी कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। हालांकि मैं समझता हूं कि आप लोग इसे जानते होंगे, लेकिन जीरो लेवल से क्लास 11 का स्टडी शुरू करने के लिए मैंने सोचा कि इसको बताता हूं। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी को बिना चेंज किए, उसकी कॉम्पोजिशन को बिना चेंज किए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे किसी सब्सटेंस का कलर अगर हमको देखना हुआ, उसका ऑर्डर देखना हुआ, मेल्टिंग पॉइंट देखना हुआ, तो उसके लिए हमें सब्सटेंस में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, उसके कॉम्पोजिशन को बदलने की जरूरत नहीं है, उसका आइडेंटिटी बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं, ये इसमें लिखें ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और composition of substances। इसमें सब्सटेंस का आइडेंटिटी या कॉम्पोजिशन बदलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में ले लें, किसी सब्सटेंस का ऑर्डर, स्मेल, कलर, स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे। एंड व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करने के लिए हमें सब्सटेंस के कंपोजिशन में चेंज करना होता है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कॉपर में H2SO4 को मिलाते हैं, तो कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में होता है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके उसका सॉल्यूशन बनाता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है कॉपर सल्फेट का रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो उसमें देखें कि सॉलिड कॉपर का जो स्टेट है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, इट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हम देखते हैं, यहां इसको
थोड़ा क्लैरिटी के लिए, ऑब्जर्व with change in composition of a substance। ठीक है, कॉम्पोजिशन और उसकी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी ऑफ केमिकल जो प्रॉपर्टीज होता है, इसका स्टडी करने के लिए उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, मेरे समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब आइए आते हैं, और ये क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम साफ कर देते हैं, इसको साफ कर दें। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जो भी हम विज्ञान में साइंटिफिक कैलकुलेशन जो भी करते हैं, साइंस में जो कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन में हमें कुछ चीजें मिलती हैं, वही दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सिंपल सी बात है, यहां लिखें फिजिकल क्वांटिटीज टू बी यूटिलाइज्ड इन साइंटिफिक कैलकुलेशन। वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख लो, मास, वॉल्यूम, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटीज का क्वांटिटेटिव वैल्यू हमें प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एक यूनिट चाहिए। आइए इसको देखते हैं। क्वांटिटेटिव measurement of physical quantities, quantitative measurement of physical quantities is represented by, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरल वैल्यू प्लस उसके साथ एक यूनिट। जब भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक न्यूमेरल वैल्यू, ठीक है, और दूसरा हुआ यूनिट। एग्जांपल इसका देखें, सपोज करें वी हैव, हमें किसी लेंथ ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, लेंथ ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? सपोज करें फील्ड का लेंथ है 20 मीटर। केवल 20 लिखने से हमें कुछ क्लियर नहीं होगा। जब भी लिखना होगा तो 20 मीटर को ये न्यूमेरल वैल्यू हो गया, प्लस यहां हो गया मीटर, ये यूनिट हो गया एसआई, यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये दोनों मिलके हमारे कंप्लीट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को सक्सेसफुल करते हैं।
तो जब भी हमें फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना होता है तो हम एक न्यूमेरल वैल्यू देते हैं और उसके साथ एक यूनिट देते हैं। ठीक है, चले अब हम देखें कि यूनिट्स यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, इसको साफ कर लिया जाए। यूनिट को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, एंड सेकेंड वन इज derived यूनिट। हालांकि ये चीज तो फिजिक्स की है, फिजिक्स में भी आप शायद पढ़े होंगे। एनीवे, थोड़ा सा चूंकि फर्स्ट क्लास है इसको देख लिया जाए। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं होते हैं। दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट यूनिट। Fundamental units are independent units, those units which do not depend upon other units for their measurement. इनको मापने के लिए किसी दूसरी यूनिट पर हमें डिपेंड नहीं करना पड़ता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। ठीक है, हमारे टोटल 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं। टोटल 7 बेसिक यूनिट। ठीक है, ये बेसिक यूनिट जल्दी में हम लोग देख लें इसको। नंबर 1 मास, आप भी जानते होंगे। ठीक है, मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है मास का? किलोग्राम, जिसको केजी में लिखते हैं। सेकेंड, लेंथ, L से इसका SI यूनिट लेंथ का मीटर, M से रिप्रेजेंट करते हैं मास लेंथ। नेक्स्ट, टाइम, स्मॉल t से इसका हो जाएगा सेकेंड, s से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ वन इज टाइम के बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को नॉर्मली हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। नेक्स्ट 5, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट है केल्विन, denoted by K। 6th one is amount of substance। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट होता है मोल, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम MOL से करते हैं। एंड लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी represented by IV, and its
SI unit is candela, denoted by C। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? लेट अस कम टू डेराइव्ड यूनिट। ये वैसे यूनिट है जिनको कैलकुलेट करने के लिए, जिनकी मेजरमेंट के लिए हमें किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। अब आए वैसे यूनिट डेराइव्ड। डेराइव्ड मींस व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय यूटिलाइजिंग अदर यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट्स वेरी क्लियरली ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? डिपेंडिंग अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? एक एग्जांपल देखें। सपोज करें आपको यूनिट निकालना है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का मतलब होता है एक लेंथ, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। लेंथ के बदले आप क्या लिखेंगे? लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, और ये हो गया सेकेंड। सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ms1। तो इट इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, बहुत क्लियर है कि वेलोसिटी का जब भी आपको यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन यू हैव टू डिपेंड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, विच आर बेसिक यूनिट्स। ये दोनों बेसिक यूनिट्स हैं। ये भी बेसिक यूनिट्स है और ये भी बेसिक यूनिट्स है। दोनों बेसिक यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है कौन? जब हम वेलोसिटी का कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए वेलोसिटी कैसा हो गया? ये डेराइव्ड क्वांटिटी हुआ, बिकॉज इट इज डेराइव्ड बाय यूजिंग डिस्टेंस एंड टाइम, दैट इज लेंथ एंड सेकेंड। ठीक है, तो मेरे समझ से ये बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आज इस अपेक्षा के साथ कि हमारे 11 के जो बच्चे हैं अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, हम अपनी ओर से अपनी शुभकामना देते हुए आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप इस चैनल को TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड को अधिक से अधिक बच्चों तक ले जाएं, ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।